नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में आरक्षित श्रेणी में होगी 77% नियुक्तियां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14 सितंबर 2022 को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण विधेयक में शामिल प्रस्ताव में संशोधन को स्वीकृति दे दी है। आरक्षित कोटि की 77% से आरक्षित उम्मीदवारों को विभिन्न कोटियों की रिक्तियां इस तरीके से भरा जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति को 12%, अनुसूचित जनजाति को 28%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 को 15% और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 को 12% आरक्षण होगा। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षित होगी। यह अधिनियम झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2022 के नाम से जाना जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह अधिनियम भारत राज्य के संविधान की नवीन सूची में सम्मिलित होने के बाद प्रभावी होगा। साहिबगंज खनन घोटाले से भी बड़ा धनबाद में कोयला तस्करी का मामला, जांच हो बाबूलाल मरांडी। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यदि धनबाद में कोयला तस्करी की जांच हो जाए तो साहिबगंज में 1000 करोड़ के खनन घोटाले का मामला काफी पीछे रह जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केवल धनबाद में ही नहीं बल्कि हजारीबाग और रामगढ़ सहित पूरे राज्य में कोयला, गिट्टी और बालू की खुली लूट मची है। इसी बीच उन्होंने धनबाद के मुगमा स्थित कपासारा खदान में कुछ दिन पहले हुई धनसान की घटना का जिक्र करते हुए उसे मौत का कुआं बताया। इस दौरान उन्होंने राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ईडी की पूछताछ के बाद 18 नवंबर को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में जनता को खनन तस्करी का सफाई दे रहे थे, ठीक उसी वक्त धनबाद के मुगमा में एक कोयला खदान धंस गया। घटना में अनगिनत लोगों को मरने की आशंका है। गौरतलब है कि अभी 18 नवंबर को धनबाद के मुगमा स्थित कपासारा कोल माइंस में 100 मीटर के दायरे में जमीन धंस गई। खुली मैदान के नीचे गुफानुमा सुरंग है। स्थानीय लोगों का कहना था कि सुबह वहाँ 25 से 30 की संख्या में लोग धंसे थे। आशंका है कि वे मलबे में दब गए। हालांकि स्थानीय पुलिस और कोल माइंस प्रबंधक ने घटना में किसी के भी हताहत होने से इनकार किया है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 उग्रवादी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। दरअसल आपको बता दें कि लातेहार के सदर थाना क्षेत्र बेंदी जंगल में सोमवार की शाम करीब 4 बजे पुलिस और जेजेएमपी के उग्रवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 उग्रवादी मारे गए। मारे गए उग्रवादी में से 2 की पहचान हेरेंज के बंधुआ पाले के शिवनाथ लोहरा और मनिका के गुंजूर के मनोज राम उर्फ मनोज तिवारी के रूप में हुई है। तीसरे की पहचान अभी नहीं हुई है, लेकिन आशंका जताई है कि वह आजाद है, जो स्थानीय स्तर पर संगठन का प्रमुख था। इसके पास 2 इंसास और 1 एफएसएलआर राइफल भी बरामद किया गया है। इधर मुठभेड़ के बाद डीआईजी और एसपी मौके पर पहुंची और जवानों का हौसला बढ़ाया। मुठभेड़ के बाद जब दूसरे पक्ष से गोलीबारी बंद हो गई तब सुरक्षा बल के जवानों ने जंगल में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को मारे गए 3 उग्रवादियों के 100 और 1 इंसास और 2 एसएलआर हथियार मिले। मुठभेड़ की सूचना के बाद डीआईजी राजकुमार लकड़ा और एसपी अंजनी अंजन ने घटना स्थल पर पहुंचे और मुठभेड़ की जानकारी ली। बता दें कि नक्सलियों के दस्ते का अगुवाई जेजेएमपी का सुप्रीमो पप्पू लोहरा कर रहा था। ईडी ने कोर्ट को सौंपा खनन घोटाले का हिसाब, बताया कैसे हुई 1000 करोड़ रुपए की लूट। दरअसल आपको बता दें कि साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में कई तथ्य सामने आए हैं। जांच में आए तथ्यों के आधार पर ईडी ने जो हिसाब कोर्ट को सौंपा है वह काफी चौंकाने वाला है। राज्य में ईडी ने अब तक जो जाँच की है वह अप्रैल 2020 से मार्च 2022 के बीच की अवधि की है। ईडी ने बताया कि 1000 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सिर्फ अवैध खनन का नहीं है बल्कि अवैध तरीके से परिवहन का भी मामला है। आरोपियों के बयान के आधार पर ईडी ने कोर्ट को जानकारी दी है कि रोजाना 2000 से अधिक ट्रक चिप्स और बोल्डर बंगाल, बिहार व दूसरे इलाकों में भेजे जाते थे, लेकिन ईडी की कार्रवाई शुरू होने के बाद यह आंकड़ा घटकर मई जून में 500 तक रह गया था। ईडी ने अब तक के तथ्यों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की है। वहीं उनके वरिष्ठ विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, बच्चू यादव व प्रेम प्रकाश जेल में हैं। ईडी अब आगे इस मामले में निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल, उनके सीए सुमन कुमार सिंह, साहिबगंज के एमडीओ विभूति कुमार, दुमका के डीएसपी कृष्ण चंद्र किस्कू और पाकुड़ के डीएमओ प्रदीप साह पर चार्जशीट दायर करने की तैयारी में है। पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव ने बताया था कि पंकज मिश्रा के कहने पर महादेवगंज, सकरी, मिर्जा चौकी से अवैध या अवैध सभी ट्रकों से 1500 रुपए वसूले जाते थे। यह रकम रंगदारी के तौर पर ली जाती थी। इस तरह जलमार्ग से जाने वाले वाहनों से 500 रुपए ले ली जाती थी। ईडी ने सैंपल के तौर पर राजमहल में 3.18 एकड़ की एक साइट पर ही सर्वे किया, जहां से 41.45 करोड़ के चिप्स की निकासी की बात सामने आई थी। रांची, हजारीबाग समेत देश भर में 22 नवंबर को रोजगार मेला, पीएम मोदी 71,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची और हजारीबाग समेत देश भर के 45 स्थानों पर 22 नवंबर 2022 को रोजगार मेला का आयोजन हो रहा है। इस रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं को संबोधित भी करेंगे। इस आयोजन के लिए गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। यह दूसरा रोजगार मेला है। इस रोजगार मेले में गुजरात और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर झारखंड समेत देश भर के 45 जगहों पर नियुक्ति पत्र
सौंपे जाएंगे। इसमें झारखंड के राजधानी रांची और हजारीबाग में रोजगार मेला का आयोजन हो रहा है। इस रोजगार मेले में पीएम मोदी 71 युवाओं को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पीएमओ के मुताबिक रोजगार मेला युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास के लिए सीधी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इससे पहले अक्टूबर महीने में रोजगार मेले की शुरुआत की थी। इस मेला में 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। यह दूसरा रोजगार मेला है। झारखंड में 19 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव कराने के प्रस्ताव को गवर्नर की मंजूरी पर बदल भी सकती है यह तिथि। दरअसल आपको बता दें कि राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। सरकार ने 19 दिसंबर को मतदान करने का प्रस्ताव भेजा था। सामान्य जा रही है कि राज्य सरकार मंगलवार को नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकती है। नगर विकास विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा करेगा। इसी बीच खबर यह भी है कि रांची में मेयर पद के आरक्षण के विवाद को लेकर सरकार चुनाव की तिथि बदल भी सकती है। गौरतलब है कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह में राज्य के सभी 48 नगर निकायों में मेयर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षद के लिए मतदान होगा। एक ही चरण में सभी 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पालिका में मतदान होगा। 29 दिसंबर को राज्य सरकार की तीसरी वर्षगांठ के पूर्व नगर निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। बता दें कि सरकार निकाय चुनाव की प्रस्तावित तिथि में बदलाव करने पर विचार कर रही है। कुछ निकायों में महापौर और अध्यक्ष पद के आरक्षण के मामले में विभिन्न संगठनों ने सरकार के पास अपनी बातें रखी है। ऐसे में सरकार पूरे मामले को देख रही है। इस पर भी मंथन किया जा रहा है कि अगर 31 दिसंबर के पहले चुनाव नहीं कराया गया तो चुनाव का पेंच लंबा फंस सकता है। झारखंड के जिन इलाकों में जहां पावर लॉस ज्यादा वहां अधिक काटी जा रही है बिजली। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड हाल ही के बिजली संकट के दौरान एक नए सिस्टम पर काम करता दिखाई दे रहा है। उपभोक्ताओं की शिकायतों और कुछ आंकड़ों पर गौर करें तो यह ट्रेंड साफ दिखाई दे रहा है कि विद्युत आपूर्ति क्षेत्र रांची के जिन इलाकों में पावर लॉस ज्यादा है वहाँ वसूली कम है। उन फीडरों को लोड शेडिंग का अधिक सामना करना पड़ रहा है। वितरण निगम ने हालिया पावर संकट के दौरान घोषित रूप से लोड शेडिंग का सर्कुलर जारी नहीं किया है, लेकिन सब स्टेशनों को मौखिक आदेश देकर हर इलाके में श्रेणी तय की गई है और उसी अनुसार लोड शेडिंग का समय तय हुआ है। 1.5 से 5 घंटे तक लोड शेडिंग का आदेश इस सर्कुलर में दिया गया है। जिस एरिया में बिजली का ज्यादा नुकसान है वहाँ ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। हालांकि विद्युत हानि ज्यादा व वसूली कम का नियम राजधानी के कुछ विशेष प्रभावित क्षेत्र के लिए लागू नहीं है, जबकि यहाँ सरकारी कार्यालयों के ही करोड़ों रुपए के बड़े बकायदार मौजूद हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।